डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 9th का सोशल साइंस ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। अगर आप चैप्टर 4 नहीं देख पाए हैं, क्लाइमेट जलवायु वाला चैप्टर, तो आप उसको एक बार देख लें। वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफ़ी अच्छी वीडियो थी और पूरा जलवायु के सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में इंक्लूड किया गया है, जो आपके 28 जून को काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि 28 जून को आप सभी जैक बोर्ड क्लास 9th के टर्म 2 का सोशल साइंस का एग्जाम है। ठीक है, तो ज्योग्राफी से 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया था सिलेबस में। एक क्लाइमेट था, जलवायु वाला चैप्टर, और एक नेचुरल वेजिटेशन है। तो क्लाइमेट तो कंप्लीट हो गया है, इस वीडियो में नेचुरल वेजिटेशन को देखेंगे। और आप लोग का एग्जाम जो है वो है 28 जून को। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, ताकि आपको एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर ना आए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने दिए हैं नोट्स में, तो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में एक है। भारत जो है विश्व के 12 जैव विविधता, ठीक है, 12 बायोडाइवर्सिटी देशों में से एक है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगे डेटा को लिखने में। फिर अब पौधों के मामले में भारत विश्व में 10वें स्थान तथा एशिया देशों में 4th स्थान पर है। उसके बाद भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के कुल पौधों का 6% है। भारत में 15,000 पौधे हैं, जो पूरे विश्व का कितना है, 6% है। फिर भारत में बिना फूलों के पौधे कौन कौन से हैं? फर्न है, शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई इत्यादि हैं। भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उगता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और इसे अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। ठीक है, अक्षत वनस्पति। जब आप लोग का जैक बोर्ड का 9th क्लास का जो मंथली असेसमेंट चल रहा था, जैसे फरवरी में ज्योग्राफी का असेसमेंट आया था, उस समय ये अक्षत वनस्पति मंथली में आया हुआ था। ठीक है, तो और मॉडल सेट में भी शायद है, तो मॉडल सेट को भी आप लोग देखेंगे। तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य के सहायता के बिना उगता है और उस पर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति है। नेक्स्ट, देशज वनस्पति क्या है? तो वैसे वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, ठीक है, उन्हें देशज वनस्पति कहा जाता है। फिर विदेशज, वैसे वनस्पति जो भारत के बाहर से आए हैं उनको विदेशज वनस्पति कहते हैं। आगे वनस्पति जगत, तो किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति। किसी विशेष क्षेत्र, कोई क्षेत्र विशेष है, उसमें उसमें समय में पौधों की उत्पत्ति को क्या कहता है? वनस्पति जगत। और प्राणी जगत क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में जानवरों की उत्पत्ति। ठीक है, इनको कहा जाता है प्राणी जगत। आगे है काउजेज ऑफ डाइवर्सिटी इन इन फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैव विविधता के जो कारक हैं, जैव विविधता के जो कारण हैं, उसको देखेंगे। तो वनस्पति और प्राणी जगत, इसका जैव विविधता का सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर पाया जाएगा, टेम्परेचर जहाँ पर लो और हाई क्वालिटी का टेम्परेचर होता है, वहाँ पर जो है वनस्पति और प्राणी जगत भी अलग अलग मिलते हैं। फिर वर्षण, मतलब जो आपका ह्यूमिडिटी है, वर्षण की रेनफॉल की जो मात्रा है, रेनफॉल के अकॉर्डिंग भी वहाँ का जलवायु, वनस्पति और जानवर, प्राणी जगत, ये सब सारे इफेक्ट होते हैं। फिर टेम्परेचर तो बता दिया मैंने। फिर सोइल, मृदा के माध्यम से भी जो है, उसमें जैसे हर मृदा में हर चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत ऐसी मृदा है जहाँ, जैसे कि अब मैं कपास का उदाहरण लेता हूँ, तो कपास जो है, कपास का जो फसल है वो आपका कहाँ पर होगा? काली मिट्टी के पास। ठीक है, महाराष्ट्र के आसपास में। लेकिन फिर कपास अगर दूसरे एरिया में आप बोलेंगे तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। चाय का फिर उसी तरह के ढलानी एरिया में होता है, तो इसीलिए सोइल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सरफेस का। ठीक है, टोपोग्राफी, स्थलाकृति का भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगिता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है वनों की उपयोगिता क्या है? वनों की उपयोगिता, तो वनों की उपयोगिता इसलिए क्योंकि ये नवीकरण योग्य संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन। फिर वातावरण की गुणवत्ता को ये बढ़ा देता है, वातावरण की गुणवत्ता को ये साफ करता है। फिर जलवायु, मृदा अपर्दन, नदियों की धारा नियंत्रित करती है। वन जो है वो जलवायु को, मृदा अपर्दन को और नदियों की जो धारा होती है उनको नियंत्रित करती है, ठीक है। फिर उद्योगों का एक महत्वपूर्ण आधार है। बहुत सारे उद्योग है जिसमें लकड़ी से रिलेटेड काम होते हैं, तो उद्योगों का एक आधार है। फिर मनोरम दृश्यों के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित करती है, जैसे कि आपका वहाँ जम्मू कश्मीर वाले एरिया, जहाँ पर अच्छे से अच्छा वन। फिर आपका असम और मेघालय के एरिया आप जाएंगे
चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जाएंगे तो वहाँ पर वन जो आपको आकर्षित काफ़ी ज़्यादा करेंगे। झारखंड में भी आप देख सकते हैं कि जंगल झाड़ की वजह से इसका नाम पड़ा है झारखंड। तो झारखंड में भी वन जो है काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जैसे सारंडा का वन, ठीक है, सारंडा वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, जो वन है जो पवन तथा तापमान को नियंत्रित करती है और वर्षा लाने में भी सहायक होती है, वर्षा लाने में सहायक होती है। और फिर मृदा को जो है वो वनों से जीवाश्म मिलता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है सोइल को। और वन प्राणियों का ये आश्रय स्थल है, वन प्राणियों का आश्रय स्थल है वन। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव के क्या क्या कारण हैं। तो भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव के मुख्य कारण क्या है कि कृषि के लिए अधिक यंत्र की मांग किया जा रहा है, कृषि के लिए अधिक यंत्र की मांग किया जा रहा है। फिर उद्योगों का लगातार जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, शहरीकरण का परियोजना हो रहा है, ठीक है। अब जो है क्या बोल सकते हैं आप उसको, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाती है, इसलिए जो है प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। और वनीकरण भी हो रहा है, ठीक है, वनीकरण, और अत्यधिक दोहन भी हो रहा है वनों का। चलिए नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिर है कि 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था, 68 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 20%, 20.55% था, ठीक है। तो 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था, 68 लाख। और 2001 में भारत में वनों का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना था, भारत के वनों का क्षेत्रफल था 20.55%। अब देखेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो क्या होता है ये, तो जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इन जीवन आधारित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मनुष्य भी इसी पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग है, और मनुष्य पारिस्थितिक तंत्रों में काफ़ी असंतुलन उत्पन्न करता है, ठीक है। मनुष्य जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में काफ़ी ज़्यादा असंतुलन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पारिस्थितिक तंत्र मतलब एक दूसरे से जुड़कर यहाँ के जो लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़कर यहाँ पर एक सिस्टम तैयार करते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है बायोम, मतलब जीवोम क्या है। तो जीवोम का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो होगा कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। इसकी पहचान पादप आधारित होती है, ठीक है। तो धरातल पर क्या है कि विशिष्ट प्रकार की वनस्पति मिलती है या प्राणी जगत का एक विशाल इकोसिस्टम है, खुद का एक अलग इकोसिस्टम है, ठीक है, प्राणी जगत और वनस्पति जगत का, और उन्हीं को एक जीवोम कहा जाता है। जीवोम में फिर बहुत सारे इसमें आते हैं इसका प्रकार, जैसे सवाना जीवोम, टुंड्रा बायोम, ठीक है, इस प्रकार के मानसूनी बायोम इस प्रकार के आते हैं। मतलब मानसूनी क्षेत्र में चाहे तो टुंड्रा वनस्पति या टैगा वनस्पति में जितने प्रकार के भी वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं, सबको एक खास एरिया में और खास नाम दे दिया गया है, ठीक है, और उनकी एक खास विशिष्ट पहचान है। नेक्स्ट है वनस्पति के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल एकदम निश्चित बनेंगे। आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन करें, या तो फिर जो 5 मुख्य प्रकार हैं इनका एक एक करके वर्णन करना है। तो पांचों प्रकार क्या क्या है, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा या सदाबहार वन, जिसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, इतने प्रकार के हैं प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। तो क्या होता है कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उगते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। फिर है वृक्षों की ऊंचाई जो है वो 60 मीटर से अधिक होती है, यहाँ पर 60 मीटर से अधिक होती है वृक्षों की ऊंचाई, और अलग अलग समय में अपनी पत्तियां ये गिराते हैं, इसलिए ये साल भर हरे भरे दिखते हैं। मतलब कभी भी एक जगह एक समय पर नहीं गिराएंगे पत्ता, अलग अलग समय पर गिराते हैं, और इसलिए क्या होता है यहाँ पर साल भर जो है वो हरा भरा दिखता है। इसका अगर विस्तार की बात करें तो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, जैसे आइसलैंड, ठीक है, भूमध्य रेखा के आइसलैंड में भूमध्य रेखा के आसपास। फिर है भारत में अगर इसका विस्तार देखें तो आइलैंड मतलब द्वीप के पास, ठीक है, भारत के पास अगर विस्तार देखें तो आइलैंड है, आइलैंड द्वीपों के पास, असम के पास, और कोस्टल एरिया में, ठीक है, कोस्टल मतलब जो तटीय एरिया है वहाँ पर इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अगर कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष का बात करें इसमें, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष के बारे में बात करें तो आबनूस है, जिसे एबोनी कहा जाता है।
महोगनी है, रोजवुड है और रबड़ है, ठीक है, रबड़ है और सिनकोना है। प्रमुख जानवर की बात करें अगर इस वन के क्षेत्र में, तो प्रमुख जानवर की बात करें तो सबसे पहले हाथी है, बंदर है, लेमूर है, हिरन है, ठीक है। और फिर प्रमुख पक्षी की बात करें अगर तो चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। एक सींग वाला गैंडा असम और वेस्ट बंगाल के दलदल में पाया जाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र है। नेक्स्ट अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है, पर्णपाती वन। इसमें अगर देखें तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। दो इसका हो गया है तथ्य। थर्ड है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक, वहां पर ये विस्तृत होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे ये एक ही समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही समय में गिराते हैं और फिर सुनसान हो जाता है, पूरा ठूट हो जाता है पेड़। आगे जल की उपलब्धि के आधार पर इसे दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो होता है इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, देख लेते हैं एक बार। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। विस्तार की अगर बात करें इसका तो ईस्टर्न रीजन में है, मतलब पूर्वी रीजन में, पूर्वी भारत में। फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, उत्तर पूर्व में। हिमालय के गिरिपाद में, मतलब हिमालय के ऊंची ऊंची चोटियों में, गिरिपाद मतलब चोटी होती है। आगे झारखंड में भी, और वेस्ट उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट उड़ीसा में, CHS मतलब छत्तीसगढ़, और वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट मतलब आप समझ रहे हैं कि नीचे वाले जो प्रायद्वीपीय भारत का एरिया है उसके ये एरिया में, ठीक है, वेस्टर्न घाट यहीं पर है। तो ये एरिया में जो है पाया जाता है, जैसे गुजरात वगैरह हो गया, मुंबई हो गया इसमें। तो इतना समझ में आ गया आप सभी को। प्रमुख वनस्पति की अगर बात करें इसमें तो सागौन आते हैं, बांस आते हैं, साल आते हैं, शीशम, चंदन, रबर, कुसुम, सहतूत, अर्जुन, ये सभी जो हैं वो मुख्य वृक्ष हैं इस क्षेत्र के। देखिए इसमें नेक्स्ट बी नंबर में था शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन की अगर बात करें तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। अगर इसमें आपको अगर अंतर पूछता है कि आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन में अंतर बताएं, तो आप यहाँ से आराम से इसको एक साइड लिख सकते हैं आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे साइड लिख सकते हैं शुष्क पर्णपाती वन। दोनों में जो जो अंतर है इसको आराम से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, काफी ईजी होगा। तो आर्द्र पर्णपाती वन है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में है, लेकिन शुष्क पर्णपाती वन है ये 70 से 100 सेंटीमीटर में, 70 से 100 सेंटीमीटर में। इसका विस्तार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार में है, बिहार में है और यूपी में, ठीक है। जो पेनिनसुलर प्लेटू है भारत का, ठीक है, जो आपका अफ्रीका कंटिनेंट से लगा हुआ था वहां पर इसका विस्तार पाया जाता है, त्रिभुजाकार वाले एरिया में। फिर है प्रमुख वनस्पति जो है सागौन है, साल है, शीशम है और पीपल है और नीम है, ठीक है, ये प्रमुख वृक्ष है यहाँ के। प्रमुख जानवर की अगर बात करें तो सिंह आते हैं, शेर आते हैं, सुअर, हिरन, हाथी, पक्षी, छिपकली, सांप इत्यादि आते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। टाइप ऑफ थर्ड क्या है, कंटीले वन और झाड़ियाँ, कंटीले वन और झाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये उगती है। और इसका विस्तार देखें तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और हरियाणा में पाई जाती है। प्रमुख वनस्पति की अगर बात करें तो सबसे पहले खजूर, जिसको पाम बोला जाता है, अक्सिया है, और फिर यूफोर्बिया है और नागफनी इसलिए क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है काफ़ी अधिक होती है, इसके चलते यहाँ जो है वर्षा कम होती है इस एरिया में। तो जो वृक्ष को जो है या तो पेड़ पौधे जो हैं उनको एवापोरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलता। एवापोरेशन मतलब वर्षण नहीं कर पाते, वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, कांटा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नागफनी वगैरह किस प्रकार का कंटीले वन है, ठीक है। तो जब वो वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाएंगे तो उनको परिणाम स्वरूप कांटों में बदलना होगा, और जब वो कांटे में बदल जाते हैं तो उनको वाष्पोत्सर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है कि उस क्षेत्र में है जो कांटे वाले पेड़ पौधे मिलते हैं या वन मिलते हैं। इन वनों के वृक्ष फैले होते हैं तथा इनकी जड़ें लंबी व जल की तलाश में चारों ओर फैल जाती है। पत्तियां प्राय छोटी होती है ताकि वाष्पीकरण कम हो सके, ठीक है। प्रमुख जानवर की बात करें तो यहाँ पर चूहे हैं, खरगोश हैं, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊँट। सबसे इंपॉर्टेंट ऊँट है, ठीक है, राजस्थान में ऊँटों का ही चलन ज्यादा होता है। परिवहन के साधन भी ऊँट होते हैं, कैमल। आगे पर्वतीय वन, ठीक है। तो यहाँ ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ प्रायः जो है टुंड्रा वनस्पति मिलती है और 100 से 200 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ ओक तथा चेस्टनट की प्रधानता होती है, ओक तथा चेस्टनट के। फिर है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई में शंकुधारी वृक्ष, चीड़, देवदार, फर, स्पूस और सीडर आदि
पाए जाते हैं। शंकुधारी वन प्रायः हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। 3600 मीटर की ऊंचाई में शीतोष्णकटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान जैसे एल्पाइन वनस्पति ले लेती है। और प्रमुख वृक्ष की बात करें तो जूनिपर, पाइन, बर्च इत्यादि पाए जाते हैं यहाँ पर। नोट: हिमरेखा के निकट पहुंचने पर वृक्षों का आकार जो होता है छोटा हो जाता है। ठीक है, जब हिमरेखा के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर वृक्ष का आकार जो है छोटा हो जाता है। फिर है टुंड्रा वेजिटेशन का एक भाग। ठीक है, तो टुंड्रा वेजिटेशन का भाग क्या क्या है? मॉस है, लीचेन घास है और काई, कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, लाल पांडा, घने जंगल वाली बकरी, भेड़ बकरी पाई जाती है टुंड्रा वेजिटेशन में। ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन में। आगे मैंग्रोव वन। ठीक है, अंतिम वन है ये मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन जो है तटवर्ती क्षेत्र में उगती है, जहाँ पर ज्वार भाटा आती है, जहाँ पर टाइड आती है वहाँ पर यह उगती है। ठीक है, मैंग्रोव, क्योंकि वहीं पर इसका उगने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ होती हैं। फिर इसमें पौधों की जड़ें जो है पानी में डूबी होती है। फिर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा वाले भागों में ये पाई जाती है। यहाँ के मुख्य वृक्ष की बात करें तो सुंदरी है। सुंदरी वृक्ष क्यों प्रसिद्ध है? तो डेल्टा रीजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये भारत में ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नारियल, ताड़, केवड़ा और एगार के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। और प्रसिद्ध जानवर कौन से हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर, कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल यहाँ के प्रमुख वृक्ष। रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, फिर है औषधीय पादप। औषधीय पादप क्या है? तो आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और 500 निरंतर प्रयोग में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैंने इसमें दिए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो वन प्राणी है। अब है भारत में वन जीवों की 89,000 प्रजातियां हैं। भारत में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। वे कुल विश्व का 13% मछलियों की 2500 प्रजातियां हैं। और भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। और स्तनधारी में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? स्तनधारी में 8 सबसे महत्वपूर्ण है, असम, कर्नाटक और केरल में। और विश्व में 5 से 8% उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी है। ठीक है, अब है वन्य प्राणी की उपयोगिता। वन्य प्राणी की उपयोगिता क्या क्या है? तो बोछा ढोने में है, कृषि कार्य में है वन्य प्राणी की उपयोगिता। फिर यातायात और मांस और अंडे मिलते हैं। फिर मछली से पौष्टिक आहार मिलते हैं। और कीड़े मकोड़े फलों वृक्षों के परागण में भी मदद करते हैं ये। आगे है पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के कारण। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन क्यों होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन का सबसे मुख्य कारण अत्यधिक शिकार है। अत्यधिक शिकार किया जाता है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट के से प्रदूषण उत्पन्न होता है। विदेशी प्रजातियों का जो है प्रवेश होता है। ठीक है, विदेशी प्रजातियों का जो प्रवेश होता है, इसके चलते यहाँ का जो इकोसिस्टम वो काफ़ी गड़बड़ा जाता है। ठीक है, जैसे प्रवासी पक्षी आ जाते हैं। आगे है वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। आज के जो आधुनिक दौर में भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो लगातार डेवलप कर रहा है। इसके चलते उद्योग धंधे, इंडस्ट्री भी विकसित हो रहे हैं, जिस कारण से वनों को भी काटा जा रहा है। उसके बाद है पशुचारण। पशुओं की चराई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। और वनों का जलना। ठीक है, वनों का जलना। नेक्स्ट टॉपिक है जीव मंडल नीचे क्या है? तो पशुओं एवं जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए आरक्षित एक प्रमुख क्षेत्र होता है, जहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उन्हें जीव मंडल नीचे कहते हैं। टोटल जो भारत में 14 जीव मंडल नीचे है। ठीक है, 14 जीव मंडल कौन कौन से हैं देख लेंगे बाद में। तो 14 जीव मंडल नीचे की अगर बात करें तो सबसे पहला कौन है? सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन। फिर है गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, सुंदरवन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइखोवा। उसके बाद अगस्ता मलाई, कंचनजंगा, पचमगढ़ी और अचनकमर अमरकंटक। ये जो हैं वो क्या है? जीव मंडल नीचे। ठीक है, जीव मंडल नीचे है। अगर आगे बात करें तो पादप और जीव जंतुओं की संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो जीव मंडल नीचे का विकास किया गया है। 1992 से पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण जैसी योजनाएं दी गई है। और 89 नेचुरल पार्क, 49 वन प्राणी अभ्यारण्य और बहुत से चिड़ियाघर बनाई गई है। प्रवासी पक्षी की अगर बात करें, अगला टॉपिक है प्रवासी पक्षी। तो भारत के कुछ दलदली क्षेत्र प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठंडी में साइबेरियन सारस बहुत आते हैं। इनका मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। ठीक है, कच्छ का रण गुजरात के आसपास, और ये वहाँ घोंसले बनाती है और बच्चे को पालती है। ठीक है, इतने कार्य करती है कच्छ के रण में। आगे साइटेज क्या है? सिटेज। ठीक है, तो साइटेज क्या है? यह विश्व की वनस्पति और जंतु जगत की संकटापन्न प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संविदा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है साइटेज, इसमें सम्मेलन किया जाता है।
नेक्स्ट है अक्षण वनस्पति, कि वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायक के बिना अपने आप पैदा होते और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहा जाता है। आगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण दे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब, ठीक है, एनसीईआरटी किताब से उठाया गया है, तो इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। तो भारत की जैव विविधता के परिरक्षण और संरक्षण क्षेत्र को जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर में जैव आरक्षित क्षेत्र फूलों की घाटी उत्तरांचल और दक्षिण में नीलगिरी केरल में है। उत्तरांचल को नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र में और दक्षिण वाले को नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र में रखा जाता है। राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्क क्या है कि यह प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता और अन्य जीवों के परिरक्षण का एक आरक्षित क्षेत्र है, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में और शिवपुरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश इत्यादि में। आगे है भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों पर निर्भर करता है। तो भारत में पादपों और जीवों का वितरण निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तापमान, फिर है सूर्य का प्रकाश सनलाइट, वर्षण परसिपिटेशन, मृदा और धरातल सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया में। आगे है कोई दो वन प्राणी के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलती हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में मिलती है कौन सी, हाथी और बंदर, और पर्वतीय वनस्पति में मिलती है बारहसिंघा और याक, ठीक है, बारहसिंघा और याक। आगे है वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर बताएं। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर। तो वनस्पति जगत की अगर बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष अथवा अवधि में भूपर्पट्टी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की पौधों की वनस्पति प्रजातियों को वनस्पति कहा जाता है। और प्राणी जगत में है किसी क्षेत्र विशेष या अवधि में भूपर्पट्टी पर पाई जाने वाली सभी प्राणियों की प्रजातियों को वन प्राणी कहा जाता है। फिर वनस्पति जगत में ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, जबकि प्राणी जगत में है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि प्राणी जगत पर निर्भर होते हैं, ठीक है, वनस्पति जगत पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है यह पृथ्वी पर, मतलब वनस्पति जगत, यह पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जीव प्रजाति हैं और इनका जन्म पृथ्वी में वनस्पतियों के उगने के बाद हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर। तो ये भी, इसको भी आप VVI मान सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सदाबहार वन में ये उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और पर्णपाती वन वहाँ उगते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आगे इन वनों में पौधे अपने पत्ती वर्ष के अलग अलग महीनों में गिराते हैं, इसलिए ये पूरे हरे भरे नजर आते हैं, जबकि पर्णपाती वन में जो है एक ही साथ 6 से 8 सप्ताह के लिए एकदम गिरा देता है, इसलिए ये पूरा ठूंठ हो जाता है। आगे है सदाबहार वन में है कि इन वनों के वृक्ष में मुख्यतः आबनूस, महोगनी, रोजवुड आदि आते हैं, जबकि पर्णपाती वन में मुख्यतः क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पर सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, नीम आदि प्रमुख हैं। सदाबहार वन की अगर बात करें तो इन वनों में पाए जाने वाले पशुओं में हाथी, बंदर, लैमूर, एक सिंग वाले गैंडे और हिरण प्रमुख हैं, जबकि पर्णपाती वन में पाए जाने वाले पशुओं में शेर और बाघ प्रमुख हैं। सदाबहार वन की बात करें तो इन वनों के वृक्ष में सबसे मुख्यतः लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, ऊपरी असम के भाग, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में फैले हुए हैं, इसका क्षेत्र है। और पर्णपाती वन की बात करें तो भारत के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के पहाड़ियाँ, झारखंड, पश्चिम बंग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। तो ये तो आपको मैं बताया था, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि अधिक ऊंचाई पर पाने जाने वाली वनस्पति कौन कौन सी है। तो अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों का घास के मैदान पाए जाते हैं, इसे अल्पाइन वनस्पति कहा जाता है। और इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, जंगली भेड़, बकरियां, घने बाल वाली भेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। तो मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन हो जाता है। वर्तमान में लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां पूर्णतः विनष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है, और रासायनिक और औषधिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवेश के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करना इसका एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है, ठीक है। तो इसका अगर आंसर देखें
तो ये काफ़ी 5 नंबर के सवालों में है कि भारत विश्व के लगभग 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 4700 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 1500 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल तथा कवक आदि भी पाए जाते हैं। भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की धरोहर में धनी इसलिए क्योंकि पूर्वी एवं पश्चिम भारत का विस्तार अधिक है। ठीक है, पूर्व भारत और पश्चिमी भारत का विस्तार जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए यहाँ पर बहुत प्रकार के वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं। फिर अब विभिन्न प्रकार की जलवायु भी उपलब्ध है। यहाँ पर जलवायु भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत से प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। इस कारण से हर एक प्रकार की जलवायु में अलग अलग प्रकार के वनस्पति और प्राणी निवास करते हैं। फिर वर्षा का भी अनियमित वितरण है। फिर विभिन्न जीव जंतुओं का विकास स्थान है ये, और प्रकृति प्रेम की भावना भी है इंडिया में जो है अतिथि देवो भव और प्रकृति सोने की चिड़िया भी कहा जाता था इसको। तो प्रकृति की भावना यहाँ पर है, और अनेक प्रकार की मिट्टियों की प्रचुरता पाई जाती है, और ऊंची एवं नीची धरातल का भी विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन कि प्राकृतिक तंत्र के असंतुलन में कोई 2 कारण लिखें। ठीक है, तो प्राकृतिक तंत्र के असंतुलन के 2 मुख्य कारण निम्न है। क्या है? मानवीय क्रियाकलाप, ह्यूमन एक्टिविटीज है, और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग है, और जंगली जानवरों का शिकार है। जब इन प्रकार के शिकार किए जाते हैं तो भी पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन का एक मुख्य कारण बन जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस किया है, चैप्टर 5 क्लास 9th भूगोल। ठीक है, भूगोल का मतलब सामाजिक विज्ञान का, और आप सभी का एग्जाम है 28 जून को। तो मैंने आप सभी को चैप्टर का पूरा कंप्लीट में सॉल्यूशन दिया है, और इस चैप्टर से और इस जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार वॉच कर लें, और मेरे लेक्चर को भी सुन लें, तो एक जो है रफली आइडिया आपको लग जाएगा, और आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करा सकते हैं। तो चलिए, आपको इसी तरह से इस चैनल पर ट्यूटोरियल दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, लव यू रहेगा।